भैया केमिस्ट्री का डर इस कदर हमारे अंदर बैठ चुका है कि बोर्ड्स ख़राब करने के बाद अब सीवीटी में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ना न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही हैं, ना इनऑर्गेनिक में रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो कहना ही क्या अगले 15 दिनों में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भैया आराम से 220 प्लस या 230 प्लस का स्कोर अचीव किया जा सके। और वो क्या तरीके होंगे, वो क्या स्ट्रेटजी होंगी, वो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपनी केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन तीन में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक बार वेटेज देख लेते हैं और फिर हम डिवाइड करते हैं चैप्टर वाइज किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आप मास्टरी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ 12 से 14 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री, 24 से 25 ऑर्गेनिक, है ना, लगभग 50% वेटेज इसी का है। 8 to 10 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक में देखने को मिलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं इसको एक फ्री के नंबर मानता हूँ। इसलिए सॉल्यूशन चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो 4-5 फार्मूले हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। और जो आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल वेपर प्रेशर, ये सारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है केमिकल काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, अरेनियस इक्वेशन। मतलब ये तीनों चैप्टर में आपके जो जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, क्या ये अच्छे हैं कि नहीं, क्या इन पे कमांड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। नस्ट इक्वेशन, फेराडे लॉ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे आपके क्वेश्चन आते हैं। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, कौन सा किसको प्लेस कर देगा, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिजिकल में क्या करना है बेसिक अब जानूँ। फिजिकल में बस 3 चीज़ें करनी है। एक ये है कि लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, नोट्स के बाद फार्मूला शीट बनाई, और फार्मूला शीट के बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ गए। इतना करोगे आराम से हो जाएगा। फिजिकल में कोई डरने की बात नहीं है। बस एक क्या है कि आपको न्यूमेरिकल के प्रति एक सीखने वाली अप्रोच और एक चैलेंजिंग अप्रोच बनानी है। जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये मत सोचो अरे 5 नंबर चले गए, अभी कुछ नहीं गया है। जितनी गलती यहाँ कर लोगे उससे इतनी गलती वहाँ कम करोगे। तो कोशिश करो सारी गलती यहीं पे प्रैक्टिस के टाइम पे हो जाए, वहाँ बिल्कुल ना हो। तो ये आपको करना है। जितने क्वेश्चन गलत करोगे वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वो फार्मूला हमेशा याद हो जाएगा। और फार्मूला शीट लेके ऐसे याद करने मत बैठ जाया करो। हमेशा मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम्स वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक फॉर्मेट आपको पता लग जाएगा और फिर लास्ट में क्या करने हैं, उन सबके PYQ कर लेने फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में बात करते हैं। ऑर्गेनिक में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नेम रिएक्शन पे बनते हैं, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट। टेस्ट कौन कौन से, जैसे लुकास रिएजेंट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट कौन कौन से देते हैं, कौन कौन से नहीं देते हैं, ये हो गया। जैसे आपका IUPAC में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताऊं। IUPAC का आपका बेसिक रूल पता होना चाहिए। बेसिक रूल मतलब कब साइड चेन का नेम लिखना है। इस तरीके से आपको अगर बेसिक रूल पता है, किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बोक्सिलिक के लिए क्या यूज़ होता है और एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, कीटोन के लिए क्या होता है, तो अगर आपको इतना भी पता है तो IUPAC का जो क्वेश्चन आता है ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाएगा। आप कभी करके देखना, है ना। नेम रिएक्शन के लिए एक सिंपल सी चीज़ करनी है। एक इंडेक्स टाइप बनाइए, सबके नेम लिखिए और फिर उसको अपनी कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। ऑर्गेनिक में यार देखो, पेन नहीं चलाओगे तो फिर उम्मीद मत रखना आप ऑर्गेनिक वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। पेन चलाना ही इसका केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा हल है। इसके लिए आप जैसे D&F ब्लॉक है, इसके लिए रिवीजन कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन के लिए मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये काम करना पड़ेगा, इधर भी पेन चलाना पड़ेगा, इसको मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कह सकते हैं वरदान है, अगर आपको समझ में आ गई, और नहीं आई तो अभिशाप है, ठीक है। उसके बाद जितने टेस्ट हैं, है ना, मैंने आपको बताया लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट जो अल्कोहल के लिए होता है, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। NCERT की बैक एक्सरसाइज जो आपको कन्वर्जन्स दिए होते हैं वो सारे करो। वहाँ जैसे जितने ज़्यादा कन्वर्जन कर लोगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन आपको याद होती जाएंगी। चैप्टर वाइज ये करते चले जाओ। और एक और चीज़, हमेशा इजी चीज़ को पहले किया जाता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कई लोग बायोमॉलिक्यूल छोड़ के चले जाते हैं, अरे भाई वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, आराम से क्वेश्चन वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आने हैं, आप उसको क्यों छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। अमीन छोटा चैप्टर है, तो आप हमेशा ईजी टू हार्ड ऑर्डर रखो अपना, ठीक है। और फिर आप लास्ट में PYQ कर लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इस समय 3 घंटे डेली आपको पढ़ना है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 घंटे आप लेक्चर देख सकते हो, 1 घंटे अपने लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, या अगर फिजिकल कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पर बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट और खासकर PYQ। D&F ब्लॉक के लिए रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए मिनिमम 1 से लेकर 30 तक, है ना। जिंक तक आपको याद होना चाहिए सारा, तभी आप कर पाओगे। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है। मान लो जैसे मैंगनीज 2+ में है,
तो मैंगनीज 2+ में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, कमेंट में बताना। वैसे D5 है ना, D5 ठीक है। 3D5 4s2 होता है मैंगनीज 2+ में, S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आपका 3D5 बचेगा। 5 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज में है। तो आपसे पूछता है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है ना, वीक फील्ड लिगेंड आता है तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो 5 है ना, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आराम से निकाल लेंगे हम लोग है ना। एक फार्मूला होता है √n+2 इस टाइप से। तो वो चीज़ें हैं। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और आपकी IUPAC, ये 3 चीज़ें अगर कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इजीली हो जाएगा। और जैसे हम देखते हैं कि किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो जब भी हम देखते हैं जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मान लो 3 क्लोरीन है, तो अगर हम इसकी AgNO3 से रिएक्शन करवाएं तो 3 AgCl की PBT मिल जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि कितनी PBT मिलेंगी, कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो इसके मान लो एक स्फीयर ये हो गया, एक आयन ये हो गया, 3 क्लोरीन हो गए, तो भाई 4 आयन होंगे, जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा आयनिक कंडक्टिविटी होगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, सिंपल ठीक है। तो अगर आप देखो केमिस्ट्री में 230+ स्कोर करते हो और बायो में भी मान लो, बायो में तो यार 250 बहुत ईजिली लोग मार देते हैं, और फिर फिजिक्स में आपका 150 के आसपास भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिलेक्शन कन्फर्म कर लोगे। और BHO में कॉम्पिटिशन हार्ड होता है। जब भी देखा गया, आप किसी भी BHO स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर हो जिसका, खासकर जनरल EWS OBC कैटेगरी से अगर हो, तो उससे आप पूछिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था। अगर वो PCM डोमेन से है तो वो बोलेगा मेरा केमिस्ट्री था, अगर वो बायो से है तो पहले बोलेगा बायो, फिर बोलेगा केमिस्ट्री। तो ये है, तो सिलेक्शन डिसाइड करने वाले कुछ सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह से अगर आप चीज़ें करेंगे तो आई होप आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगले 10 दिनों में आपको क्या करना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, 10 चैप्टर 10 दिन में ख़त्म। अगले 5 दिन दबा के रिवीजन करो, दबा के लिख के प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और क्योंकि आप BSc टारगेट कर रहे हो, तो BSc टारगेट के लिए आपको सिर्फ डोमेन पे ही फोकस करना है ना, या PCM या फिर PCB है ना। लैंग्वेज और GAT आप छोड़ भी सकते हो, और छोड़ना मतलब एग्ज़ाम मत छोड़ना, ये कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।